हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है पीगूज थ्योरी यानी कि पीगू की कसौटी। इसमें सुनिए पहले। प्रोफेसर एसी पीगू, द लास्ट ऑफ द ग्रेट न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, डेवलप्ड द फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर of the present century. This task was left to be completed by A.C. Pigou, who did it an admirable manner in his great classic work, The Economics of Welfare, 1932. Prior to Pigou, the economist used the word satisfaction. It was Pigou who popularized the use of the term welfare, so much so he even named his magnum opus as the economics of welfare. इसको हिंदी में सुनिए। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल भी कल्याणवादी अर्थशास्त्र के प्रणेता कहे जा सकते हैं, लेकिन मूल रूप से कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता मार्शल के प्रिय शिष्य प्रोफेसर ए.सी. पीगू को माना जाता है। लेकिन प्रोफेसर पीगू से पूर्व जे.ए. हॉब्सन प्रतिष्ठित कल्याणवादी अर्थशास्त्र के प्रमुख विचारक कहे जा सकते हैं। विख्यात नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पीगू प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पहली बार कल्याणवादी अर्थशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन अपनी पुस्तक कल्याण का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर में प्रस्तुत किया। वास्तव में पीगू कल्याणवादी अर्थशास्त्र के पिता या जन्मदाता कहे जा सकते हैं। पीगू द्वारा प्रतिपादित कल्याणवादी अर्थशास्त्र को पुराना कल्याणवादी अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। अब आते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ पीगूवियन वेलफेयर थ्योरी यानी कि पीगू के कल्याणवादी सिद्धांत के प्रमुख तत्व। अब सुनिए इसमें नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर यानी कल्याण का विचार। इसमें सुनिए, एन इंडिविजुअल derives certain satisfaction when he consumes certain goods and services. This satisfaction constitutes his individual welfare. Other individuals also experience satisfaction when they consume goods and services. An aggregate of the satisfactions of all individuals comprising society constitutes social welfare. Social welfare is thus nothing but the summation of the welfares of all the members of society. But the term social welfare is a wide term. It comprises an extensive range. Pigou does not deal with social welfare in its entirety. He deals only with a part of it, namely economic welfare. And this economic welfare, according to Pigou, is restricted to only the part of social welfare that can be brought directly or indirectly into relation with the measuring rod of money. Economics of welfare as a branch of economics thus restricts itself to economic welfare only. Non-economic welfare, according to Pigou, lies outside its purview. हिंदी में सुनिए। प्रोफेसर पीगू ने बेंथम के इस दृष्टिकोण को अपनाया कि समाज का कल्याण व्यक्तियों के कल्याण का योग्य ही है और व्यक्ति के कल्याण का अर्थ उन उपयोगिताओं और संतुष्टियों से है जो कि उसकी वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग से प्राप्त होता है। इस प्रकार कल्याण मस्तिष्क की अवस्था है। पीगू ने यह अनुभव किया कि
कल्याण अथवा सामान्य कल्याण का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अथवा समाज को सभी वस्तुओं, आर्थिक तथा गैर आर्थिक वस्तुओं के प्रयोग से प्राप्त होने वाला कल्याण शामिल होता है। इसलिए उन्होंने अपने अध्ययन को केवल आर्थिक कल्याण तक ही सीमित रखा और आर्थिक कल्याण की व्याख्या करते हुए कहा, यह सामान्य कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा रूपी मापदंड से संबंधित किया जा सके। नंबर 2 आता है वेलफेयर कंडीशंस एज प्रपोजिशंस फॉर सोशल ऑप्टिमम, यानी कि सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दशाएं। इसमें सुनिए, पीगू हैड लिंक्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ऑप्टिमम with the maximization of the economic welfare of society. In other words, his social optimum referred to that ideal situation in which the economic welfare of society would stand maximized. He further indicated economic welfare in terms of national dividend or national income. In other words, he looked upon national income as the quantitative indicator of economic welfare. An increase in national income, other things remaining the same, would increase the economic welfare of society, and vice versa. National income, according to Pigou, was the monetary value of the goods and services produced by a country in 1 year after providing for capital depreciation. In real terms, an increase in the output of goods and services in a country was synonymous with an increase in the economic welfare of the people, because they would now derive greater satisfaction than before from the increased output of goods and services. Hence, the first indispensable condition for the maximization of economic welfare was to maximize real national output. The real national output, in turn, would be maximized if there was an optimum utilization of the country's resources. This naturally involved the transference of resources from less productive uses to more productive uses till the real national output stood maximized. अब हिंदी में सुनिए, प्रोफेसर पीगू ने सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए दोहरी कसौटी को बताया है। वास्तविक राष्ट्रीय आय अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को अधिकतम करने से सामाजिक कल्याण अधिकतम होगा। यदि साधनों की पूर्ति दी हुई है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अर्थ है संतुष्टि की अधिक मात्रा, और जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी। और इसी प्रकार वास्तविक राष्ट्रीय आय में कमी का अर्थ है संतुष्टि में कमी, और इसलिए सामाजिक कल्याण में कमी। स्पष्टतः सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए वास्तविक राष्ट्रीय आय को अधिकतम करना होगा। राष्ट्रीय आय अधिकतम उसी अवस्था में होती है जबकि साधनों का आवंटन अधिकतम हो। पीगू ने अधिकतम वास्तविक राष्ट्रीय आय अथवा अनुकूलतम उत्पादन को सामाजिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया है, न कि निजी मूल्य के रूप में। अधिकतम वास्तविक राष्ट्रीय आय संसाधनों के अनुकूलतम आवंटन पर ही संभव है। संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन तभी होगा जबकि उत्पादकीय संसाधनों का सीमांत सामाजिक शुद्ध उत्पाद सभी उपयोगों तथा स्थानों पर समान हो, तथा सीमांत निजी शुद्ध उत्पाद सभी प्रयोगों तथा स्थानों पर सीमांत सामाजिक शुद्ध उत्पाद के बराबर हो। वास्तविक आय का अमीरों से गरीबों की ओर हस्तांतरण
समाज की कुल संतुष्टि में अर्थात कुल कल्याण में वृद्धि लाएगा। उपयोगिता ह्रास नियम हमें बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता भी क्रमशः घटती जाती है। यह नियम मौद्रिक आय पर भी क्रियाशील होता है, अर्थात जैसे जैसे मौद्रिक आय बढ़ती जाती है उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। फलतः आय की सीमांत उपयोगिता धनी लोगों को निर्धन लोगों की अपेक्षा कम होती है। अतः आय का धनी व्यक्तियों से निर्धन व्यक्तियों की ओर कोई भी हस्तांतरण निर्धन व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि करेगा और इसलिए समाज के कल्याण में वृद्धि होगी। अब नंबर 3 आता है एज्यूम्शंस ऑफ पिगुवियन इकोनॉमिक्स, यानी कि पिगुवियन अर्थशास्त्र की मान्यताएं। इसमें सुनिए। पिगु वाज अ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। हिज वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज thus subject to all those assumptions which lie implied in new classism. The various assumptions of Pigouvian economics may be summarized. Rationality assumption. One important assumption of the new classical theory of welfare economics is that each individual consumer acts in a rational manner. Ordinary assumption. According to Marshall, utility can be measured cardinally and can also be compared interpersonally. Pigou, however, does not accept Marshall's thesis of the cardinal measurability of utility, though he holds the view that utilities are comparable both interpersonally and interpersonally. अब हिंदी में सुनिए। प्रत्येक उपभोक्ता विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करता है और वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयत्न करता है। उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। अब नंबर 4 आता है क्रिटिसिज्म ऑफ पिगुवियन इकोनॉमिक्स। इसमें सुनिए। Pigou's welfare economics has been subjected to trenched criticism by certain economists, particularly by Leonard Robbins. प्रोफेसर पिगू ने यह माना है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, परंतु हम जानते हैं कि उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है, न कि गणनावाचक विचार। एक व्यक्ति संतुष्टियों को वर्गीकृत नहीं कर सकता है कि यह आर्थिक कारण है से या राजनीतिक कारण से है आदि। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।